अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं अदनान खत्री। आप देख रहे हैं इस वक्त खत्री ब्रदर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग की बिल्कुल फंडामेंटल्स और बेसिक अकाउंट्स के बारे में, जिन अकाउंट्स की जरूरत आपको हर लेवल की अकाउंटिंग करने के लिए पड़ती है। चाहे आप फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग करें, सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग करें, किसी प्रोफेशनल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें या उसको एजुकेशन के मकसद के लिए इस्तेमाल करें, अकाउंटिंग के इन बेसिक अकाउंट्स की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अकाउंटिंग के इन बेसिक अकाउंट्स के बारे में। तो पढ़ते रहिएगा हमारे साथ। अकाउंटिंग के बेसिक अकाउंट्स 5 होते हैं। 5 अकाउंट्स में से पहला अकाउंट होता है एसेट्स, दूसरा अकाउंट होता है लायबिलिटीज, तीसरा अकाउंट होता है ऑनर्स इक्विटी, चौथा अकाउंट होता है एक्सपेंस रेवेन्यूज और पांचवा अकाउंट होता है एक्सपेंसेस। तो आज की क्लास में इन पांचों अकाउंट्स के बारे में इन डिटेल बात करेंगे, तो आज की वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलते हैं हमारे पहले अकाउंट की तरफ और पहला अकाउंट है एसेट्स। तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स का मतलब होता है कारोबार के वो अहम जराए जिनका इस्तेमाल करके हम कारोबार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस के अंदर हम फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का, प्रिंटर का, इनवॉइसेस बनाने के लिए स्लिप बुक का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीजें जिनकी मदद से हम कारोबार करते हैं, उन्हें कारोबार का एसेट कहा जाता है। एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है करंट एसेट और दूसरा अकाउंट होता है नॉन करंट एसेट। तो अब हम मजीद तफसील से पढ़ेंगे कि करंट एसेट्स क्या होते हैं और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट से मुराद है कारोबार के वो जराए या वो एसेट्स, वो रिसोर्सेस जिनको हम 1 साल की मुद्दत के अंदर अंदर या तो इस्तेमाल कर लेंगे या उनको बेचकर हम पैसा हासिल कर लेंगे। तो गोया तमाम वो चीजें जो 1 साल तक कारामद होती हैं, उन चीजों को हम करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स के बाद हम बात करेंगे कि इसकी लिस्ट क्या है। करंट एसेट्स में कौन कौन से अकाउंट शामिल होते हैं, यानी अब हम जो बात कर रहे होंगे ये करंट एसेट की एग्जांपल्स हैं। तो करंट एसेट्स की एग्जांपल्स में सबसे पहली और सबसे अहम एग्जांपल होती है कैश। कैश का मतलब होता है कारोबार में मौजूद पैसा। जो पैसा हमारे कारोबार में सेफ में मौजूद है और जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कैश। कैश के बाद बात करते हैं कैश के ही बराबर हैसियत रखने वाला कारोबार का बैंक अकाउंट। तो कारोबार के बैंक अकाउंट में जो अमाउंट पड़ी है उसको हम बैंक के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा एक और चीज कारोबार के अंदर मौजूद होती है जिसे कहते हैं कारोबार का पैटी कैश फंड। पैटी कैश फंड से मुराद होता है कारोबार छोटे छोटे खर्चों के लिए महीने के स्टार्ट में कुछ फंड अगर मुकर्रर करके रख ले कि सारे छोटे छोटे खर्चे इसमें से होंगे, तो उस फंड को पैटी कैश फंड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, कारोबार के कुछ खर्चे होते हैं वो हजारों में होते हैं, लाखों में होते हैं, तो अकाउंटेंट उनको तो नॉर्मली रिकॉर्ड करता रहता है। लेकिन वो अखराजात जो 10-20 रुपए के हैं, 50 रुपए के हैं, उसके लिए अकाउंटेंट का टाइम जाया होता है। लिहाजा अकाउंटेंट क्या करता है कि महीने के स्टार्ट में कुछ अमाउंट कैशियर को दे देता है और पूरा महीना कैशियर उसमें से पैसा खर्च करता रहता है। पैटी कैश फंड के बाद जो नेक्स्ट अकाउंट हम पढ़ेंगे वो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है वो सर्टिफिकेट्स जिनको आपने परचेज किया और उसके लिए पैसा खर्च किया और आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। जैसे किसी कंपनी के शेयर खरीद लेना या प्राइस बॉन्ड खरीद लेना। तो इस तरह के वो सर्टिफिकेट्स जिनको मार्केट में आप बेचकर पैसा हासिल कर सकते हैं, उन्हें मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहा जाता है। इसके बाद अगला अकाउंट है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से मुराद किसी कारोबार में मुख्तसर वक्त के लिए पैसे को खर्च करना। फॉर एग्जांपल आपने 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए कहीं पे पैसे को खर्च किया है, किसी जगह किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट की है, तो इसे कहेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी किसी कारोबार में मुख्तसर वक्त के लिए पैसा लगा देना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद अगला अकाउंट है हमारा बिल रिसीवेबल या नोट्स रिसीवेबल। इससे मुराद है कि किसी से लीगल स्टैम्प पेपर के जरिए माल की फरोख्त करना और लीगल स्टैम्प पेपर के जरिए वहां से पैसा हासिल करना। यानी आपने किसी को उधार पे माल बेचा, लेकिन उस पार्टी की क्रेडिबिलिटी आपके लिए अननोन थी, तो आपने उनसे एक नोट साइन करवाया, लीगल स्टैम्प पेपर साइन करवाया। तो लीगल स्टैम्प पेपर साइन करवा के अगर आप कोई चीज बेचते हैं तो उसको बिल रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल कहते हैं, क्योंकि ये पैसा आपने बिल या नोट के जरिए वसूल करना है। इसके बाद बात करते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल की। अकाउंट्स रिसीवेबल से मुराद है वो पैसा जिसके लिए आपने कोई लीगल स्टैम्प पेपर साइन नहीं करवाया,
बल्कि आप जबानी किसी से पैसा वसूल करना चाहते हैं, यानी आपने किसी को जबानी उसकी क्रेडिबिलिटी को जानते हुए उधार माल दे दिया और अब उससे पैसा वसूल करना है, तो उसको अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में इस्तेमाल अकाउंट्स रिसीवेबल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांस टू सप्लायर की। एडवांस टू सप्लायर का मतलब है कि किसी सप्लायर को माल खरीदने के लिए आपने एडवांस में पैसा दे दिया। वो जो एडवांस में आपने पैसा दिया है उसके बदले में या तो आपने माल वसूल करना है या आप अपना पैसा वापस वसूल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट है करंट एसेट्स की लिस्ट में। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का मतलब होता है कि आप वो सामान जो इसलिए खरीदते हैं कि आप उसको बेच देंगे, यानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सामान जो आपने बेचने के लिए खरीदा उसको मर्चेंडाइज कहते हैं। तो मर्चेंडाइज से मुराद क्या है? जैसे एक फर्नीचर वाला है, तो फर्नीचर वाले के पास उसने फर्नीचर इसलिए खरीदा है कि वो उसे बेचेगा, लिहाजा बेचने के लिए खरीदा हुआ माल मर्चेंडाइज होता है, लिहाजा फर्नीचर उसके लिए मर्चेंडाइज है। इसी तरह कंप्यूटर की दुकान के ऊपर कंप्यूटर्स उसने इसलिए खरीद के रखे हैं कि वो उसे बेच देगा, तो बेचने के लिए खरीदा हुआ माल मर्चेंडाइज होता है, लिहाजा कंप्यूटर उसके लिए मर्चेंडाइज है। फर्नीचर की दुकान पे चेयर टेबल वगैरह मर्चेंडाइज होते हैं। फिर इसके बाद ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज का मतलब होता है रोजाना ऑफिस में इस्तेमाल के लिए जो छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे फाइल्स, पेपर, इस तरह की चीजें, तो इसको हम ऑफिस सप्लाईज कहते हैं। ऑफिस सप्लाईज के बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। कुछ अखराजात ऐसे होते हैं जिनकी मुद्दत आने से पहले हमने उनको एडवांस में अदा कर दिया होता है। तो किसी भी खर्चे को अगर आपने एडवांस में अदा कर दिया तो एडवांस में अदा किया हुआ खर्चा प्रीपेड कहलाता है। प्री यानी पहले, पेड यानी अदा कर देना। तो प्रीपेड का मतलब एडवांस में किसी खर्चे को अदा कर देना। तो इसकी एग्जांपल हो सकती है जैसे मोबाइल कार्ड हम प्रीपेड लोड करवाते हैं, हम स्कूल कॉलेज वगैरह की जो फीस होती है वो प्रीपेड अदा करते हैं, तो इन चीजों को हम प्रीपेड के अकाउंट पर रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद है रिसीवेबल इनकम। रिसीवेबल इनकम से मुराद है वो पैसा जिसके लिए आपने खिदमात सरंजाम दे दी हैं लेकिन अभी तक आपने पैसा वसूल नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का माल बिकवा कर दिया लेकिन वहां से कमीशन आपको अभी तक वसूल नहीं हुआ, तो ये कमीशन के वसूल करने का अकाउंट है। इसका मतलब हुआ कि इस जगह से आपने कमीशन अभी वसूल करना है, इसे कमीशन रिसीवेबल कहते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं लिस्ट नॉन करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स की लिस्ट में हमने पढ़ा था ये वो एसेट्स होते हैं जो 1 साल की मुद्दत तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि नॉन करंट एसेट्स से मुराद वो एसेट्स हैं जो 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इनकी लिस्ट क्या है वो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है लैंड। तो लैंड का मतलब होता है हमारे कारोबार की जमीन। अगर हमारे पास कोई फ्री होल्ड प्रेमिसेस है, कोई जमीन पड़ी हुई है, कोई जमीन हमने खरीदी है, तो उसको हम लैंड के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब होता है कारोबार की इमारत। तो कारोबार की इमारत अच्छी खासी महंगी भी होती है और काफी सालों तक कारामद साबित हो सकती है, लिहाजा इसको नॉन करंट एसेट्स में लिखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फर्नीचर के बारे में। फर्नीचर से मुराद है ऑफिस की टेबल, कुर्सियां, उसकी कोई शेल्फ हो गए, इस तरह की चीजें। इसके अलावा इसमें एक और अकाउंट भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर का मतलब होता है कि फर्नीचर के लिए मटेरियल परचेज करना और उसको खुद बनवाना। फर्नीचर के बाद जो अगला अकाउंट जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब होता है कंप्यूटर, टाइपराइटर, प्रिंटर, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हमारे ऑफिस में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल्स के बारे में। ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है कारोबार में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां। जैसे हमने किसी मैनेजर को कार दी है तो वो कार हमारे लिए ऑटोमोबाइल है। हमने अगर किसी सप्लाई वगैरह के लिए हमने कोई ट्रक परचेज करके रखा है तो वो डिलीवर करने का जो ट्रक है वो हमारा एसेट है। इसके बाद हम बात करते हैं मशीन्स की। मशीन से मुराद कंपनी की प्रोडक्ट बनाने वाली मशीन है, ठीक है। वैसे कंप्यूटर्स और ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, लेकिन उसको हम मशीन के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, वो ऑफिस इक्विपमेंट होता है। यहां मशीन से मुराद है वो मशीन जिस पर हम अपने कारोबार की प्रोडक्शन करते हैं।
अकाउंट नंबर 1 एसेट्स को पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट नंबर 2 लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा जाप, और कर्जा जाप से मुराद कारोबार के वो वाजिबात हैं जो कहीं से रकम आपने कर्ज ली है और वो आपने अदा करने हैं। जिस तरह एसेट्स की दो क्लासिफिकेशन थी, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, इसी तरह लायबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं। पहले हम बात करेंगे करंट लायबिलिटीज की और फिर जाएंगे हम नॉन करंट लायबिलिटीज की तरफ। करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है वो कर्जे जिन्हें आपको 1 साल के अंदर अंदर अदा कर देना है, उन लायबिलिटीज को कहा जाता है करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज की लिस्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल का मतलब है उधार माल खरीदने पर आपने पैसा अदा करना है। तो उधार माल खरीदने पर आपने अपने सप्लायर को कोई रकम अदा करनी हो, उसे अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। अकाउंट्स पेएबल के बाद जो अगला अकाउंट हम पढ़ रहे हैं वो है बिल्स पेएबल। तो जिस तरह हमने करंट एसेट्स की लिस्ट पढ़ते हुए पढ़ा था कि लीगल स्टैम्प पेपर के जरिए किसी को माल बेचा, वहां से पैसा वसूल करना है, उसे बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। इसी तरह जिस पार्टी ने पैसा अदा करना है उसके लिए बिल्स पेएबल कहलाता है। यानी एक ही बिल, जिसने माल बेचा उसके लिए रिसीवेबल क्योंकि उसने पैसा वसूल करना है, और जिसने माल खरीदा उसके लिए पेएबल क्योंकि उसने पैसा अदा करना है। तो बिल्स पेएबल के बाद हम पढ़ रहे हैं अगला अकाउंट अनअर्न्ड रेवेन्यू। जिस तरह करंट एसेट्स में हमने पढ़ा था एडवांस में पैसा वसूल कर लेना, एडवांस में पैसा अदा कर देना प्रीपेड होता है, इसी तरह एडवांस में पैसे को वसूल कर लेना हमारे लिए अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है। अनअर्न्ड, ना कमाया गया। इसको अनअर्न्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक ये रकम हम कमाई हुई तस्वुर नहीं कर रहे, क्योंकि पैसा हमने वसूल कर लिया लेकिन खिदमात अभी हमने फराहम नहीं की। अनअर्न्ड के बाद हम बात करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, बैंक में हमारा अकाउंट बैलेंस कम हो जाता है, तो उस कम अकाउंट बैलेंस को देखते हुए बैंक हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने अकाउंट बैलेंस को माइनस में भी ले जा सकते हैं। अगर हम अपने अकाउंट को माइनस की तरफ लेकर जाते हैं तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। फर्ज करते हैं 5,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में है, लेकिन हम 10,000 रुपए का चेक बैंक में भेजते हैं। आम सूरत हाल में इस चेक को डिसऑनर होकर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन अगर बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी है तो बैंक आपके इस चेक को कैश कर देगा, जिसमें 10,000 रुपयों में से 5,000 को आपके अकाउंट से निकाल कर देगा और 5,000 रुपए बैंक आपके अकाउंट को माइनस में ले जाकर देगा। ये जो माइनस में बैंक लेकर गया अमाउंट को, ये बैंक की तरफ से आपको दिया हुआ एक लोन है जिस पर बैंक आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद हम बात करते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स की। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मतलब किसी कस्टमर ने आपको एडवांस में पैसा दे दिया जिसके लिए आप माल उसको बाद में फरोख्त करेंगे। तो एडवांस में किसी भी कस्टमर से पैसा वसूल किया तो वो आपके लिए कर्जा है, क्योंकि आज नहीं तो कल या तो इसके बदले में आपने उसको माल देना है या उसके बदले में आपने उसकी रकम उसे वापस लौटानी है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर। इसके बाद एक्सपेंसेस पेएबल। एक्सपेंसेस पेएबल का मतलब है कि कोई भी खर्चा जिसका वक्त मुकर्ररा आ चुका है लेकिन अभी तक आपने उसको अदा नहीं किया, जैसे आपने किराया अदा करना था, आपका टाइम पीरियड आ गया लेकिन अभी तक आपने उसको पे नहीं किया, तो इस अकाउंट को भी हम एक कर्जा तस्वुर करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल ये आपने अदा करना है। ये हमने मुख्तलिफ अकाउंट्स पढ़े करंट लायबिलिटीज के। अब बात करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब वो कर्जे जिन्हें आपने 1 साल की मुद्दत के बाद अदा करना है। तो करंट लायबिलिटीज में पढ़ा था वो कर्जे जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर अदा करना है, नॉन करंट लायबिलिटीज जिन्हें 1 साल के बाद अदा करना है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज की लिस्ट देखते हैं कि उसमें कौन कौन से अकाउंट्स हैं। सबसे पहले है बैंक लोन। बैंक लोन का मतलब होता है बैंक से लिया गया कर्जा। अगर बैंक से आपने कोई कर्जा लिया है जिसको आपने 3 साल में, 4 साल में, किसी भी टाइम पीरियड में जो 1 साल से ज्यादा हो आपने अदा करना है, तो उसको आप कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, बैंक बाज कर्जे ऐसे भी देता है जिसमें आपको 6 महीने में पैसा अदा करना होता है। अगर वो साल से कम के वक्त का लोन होगा तो उस बैंक लोन को हम करंट लायबिलिटी तस्वुर करेंगे। बैंक लोन के बाद डिवेंचर्स पेएबल। आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ कंपनीज अपने शेयर सर्टिफिकेट जारी करके देती हैं। जो शख्स उन शेयर सर्टिफिकेट्स को खरीदता है वो उस कंपनी का मालिक बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से कंपनीज डिवेंचर सर्टिफिकेट्स भी जारी करके देती हैं। ये सर्टिफिकेट जिसने खरीदे होते हैं उसने कंपनी को इन सर्टिफिकेट्स के बदले में रकम
एडवांस में दे दी होती है। अगर 5 साल के लिए ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है तो इसका मतलब अगर मैंने पेप्सी कंपनी को डिवेंचर्स खरीदने के लिए पैसा दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पेप्सी कंपनी का लेंडर हो गया और पेप्सी कंपनी मेरी बोरोवर हो गई, यानी पेप्सी कंपनी ने मुझसे कर्जा लिया है और मैं कर्जा देने वाला शख्स हूं। पेप्सी कंपनी जब डिवेंचर जारी करके देगी तो उसके बदले में उसके पास पैसा आ गया, लेकिन ये पेप्सी पर कर्जा बन गया कि आज नहीं तो कल ये पैसा वापस करना है। इन डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट भी अदा करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब होता है वो लोन जो आपने साल से ज्यादा वक्त के लिए कहीं से भी लिया हो, किसी शख्स से, किसी इदारे से, कहीं से भी 1 साल से ज्यादा मुद्दत का लोन लेंगे तो उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी में लिखते हैं और इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन। यहां पर अकाउंट नंबर 2 खत्म होता है और अकाउंट नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं, विच इज ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी का मतलब होता है मालिक के बारे में कारोबार में माली हिसाब किताब, यानी मालिक ने कितना कारोबार में पैसा लगाया, कारोबार से कितना पैसा निकाला, तो इन तमाम चीजों को हम ऑनर्स इक्विटी के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जिस तरह एक आम सप्लायर, एक आम कर्ज देने वाला हमारे लिए एक एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी होता है, हम अकाउंटिंग करते वक्त हमारे बिजनेस के ऑनर को भी एक थर्ड पार्टी तस्वुर करते हैं। इसीलिए मालिक ने कितना पैसा कारोबार में लगाया और कारोबार से कितना पैसा निकाला, इन तमाम चीजों को भी हम अलग अकाउंट में रिकॉर्ड किया करते हैं और उस अकाउंट को कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी बड़ा आसान है, बड़ा मुख्तसर है, क्योंकि इसमें 2 ही अकाउंट होते हैं। एक होता है ऑनर कैपिटल। ऑनर कैपिटल का मतलब होता है मालिक का कारोबार में माल या पैसा लगाना। मालिक कारोबार में पैसा लगाए तो वो भी उसका कैपिटल है। कोई चीज खरीद के मालिक कारोबार में ले आए वो भी उसका कैपिटल है। कैपिटल के बाद है ऑनर ड्राइंग्स। ऑनर ड्राइंग का मतलब होता है मालिक का जाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से माल या पैसा निकालना। याद रखिएगा, इसमें अहम बात जाती इस्तेमाल है। अगर मालिक अपने जाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकालेगा तो वो ड्राइंग होगी, अगर कारोबार के ही इस्तेमाल के लिए पैसा निकाला तो वो ड्राइंग नहीं होगी बल्कि कारोबार का एक आम खर्चा होगा। इस अकाउंट नंबर 3 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फर्ज करते हैं मालिक कारोबार में 1 लाख रुपए लगाता है। अगर मालिक की तरफ से देखें तो उसकी जेब से 1 लाख रुपए पैसा गया। कारोबार की मुनासबत से देखें तो कारोबार में 1 लाख रुपए पैसा आया। तो अब आप अगर अकाउंटेंट हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई पैसा अदा करते हुए दिखाऊं या पैसा वसूल करते हुए दिखाऊं। इसी तरह अगर मालिक कारोबार से 5000 जाती इस्तेमाल के लिए लेकर गया तो कारोबार से पैसा गया, मालिक के पास पैसा आया, तो वंस अगेन अकाउंटेंट परेशान होगा कि मैं पैसे को जाते हुए दिखाऊं या पैसे को आते हुए दिखाऊं। तो इस बात को क्लियर करने के लिए अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट बना है जिसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कारोबार एक अलग चीज है और मालिक एक अलग शख्स है। कारोबार ने मालिक से जो पैसा वसूल किया उसको अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करें, मालिक को जो पैसा दिया उसको अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करें। और अकाउंटिंग करते वक्त ये तसव्वुर करें कि आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, मालिक की जेब से आपका कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो आप सिर्फ इस तरह सोचेंगे कि कारोबार में पैसा आया या कारोबार से पैसा गया, मालिक को इसमें कंसीडर नहीं करना। तो ये था अकाउंट नंबर 3। अब बढ़ते हैं अकाउंट नंबर 4 की तरफ। अकाउंट नंबर 4 है रेवेन्यूज। रेवेन्यूज का मतलब होता है कारोबार की आमदनी के जराए। आमदनी के जराए से मुराद ये है कि हम कहां से पैसा कमा सकते हैं। कहीं से भी अगर आपने पैसा वसूल किया, कमाया, तो उसको हम आमदनी यानी इनकम के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहली एग्जांपल इसकी है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है मर्चेंडाइज का बेचना। अब मर्चेंडाइज क्या होती है, एसेट्स की लिस्ट में हमने पढ़ा था। मर्चेंडाइज से मुराद वो सामान जो हमने इसलिए खरीदा है कि हम उसको बेच देंगे। इसका मतलब बेचने के लिए खरीदे हुए माल को मर्चेंडाइज कहते हैं, और जब मर्चेंडाइज को बेचते हैं तो उसको सेल्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स के बाद कमीशन इनकम या कमीशन रेवेन्यू। कमीशन से मुराद ये होता है कि खरीदार को फरोख्तकार से मिलवा देना और उन दोनों की डीलिंग करवाते वक्त अपनी कुछ परसेंटेज में कमीशन ले लेना। इस कमीशन को हम अलग से आमदनी के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए तो ये पैसा वसूल करना और बिजनेस की आमदनी है। उसके बाद एक होती है कंसल्टेशन सर्विस इनकम। कंसल्टेशन क्या होता है, जैसे फर्ज करें आपको कारोबार का
टैक्स की फाइल जो है ना वो जमा करवानी थी एफबीआर के पास, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। तो उनके पास फाइल जमा करवाने के लिए आपको टैक्स के मैटर्स की नॉलेज नहीं, तो आपने किसी टैक्स कंसल्टेंट से मशवरा लिया कि मैं अपनी फाइल किस तरह से बनाऊं। उसने मशवरा लेकर अपनी आमदनी की, अब फर्ज करें आपकी कंपनी लोगों को मशवरे देती है, तो लोगों से जो पैसा वसूल करेंगी वो आपकी कंसल्टेशन की इनकम होगी, इसलिए इसको कंसल्टेशन सर्विस इनकम कहा जाता है। कंसल्टेशन सर्विस इनकम के बाद सिर्फ सर्विस इनकम, जैसे स्कूल, कॉलेज, ये इदारे हैं जो लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई चीज बेचते नहीं, ये अपनी सर्विसेज फराहम करके लोगों से पैसा हासिल करते हैं, इसलिए इनकी आमदनी को सर्विस इनकम कहा जाता है। सर्विस इनकम के बाद है इंटरेस्ट, मार्कअप या बैंक प्रॉफिट। बेसिकली ये तीन नाम हैं, लेकिन ये है सूद। इंटरेस्ट का डायरेक्ट मतलब सूद है, आपको बुरा ना लगे, मुसलमान होने के नाते सूद लेते हुए, लिहाजा बैंक इसका नाम चेंज करके मार्कअप भी कर देता है। रकम पे इजाफा भी सूद होता है। बैंक प्रॉफिट, बैंक में आपने पैसा रखवाया था, उसका बैंक ने आपको प्रॉफिट दिया, दरअसल ये भी एक तरह का सूद होता है। तो तीनों तरह की इन अमाउंट्स को सूद के सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इंटरेस्ट के लिए कोई भी पैसा आपने वसूल किया वो आपकी इंटरेस्ट रेवेन्यू है। रेंट इनकम से मुराद आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी को आपने कहीं पे किराए पर दिया, तो वहां से जो किराए की आमदनी आपने वसूल की उसको रेंट इनकम कहते हैं। ये था हमारा अकाउंट नंबर 4 यानी रेवेन्यू का एक हिस्सा। यहीं पे कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो आपकी इनकम के लेवल को कम कर देते हैं। इनकम को कम करने वाले अकाउंट्स को कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट्स कहा जाता है। और कॉन्ट्रा रेवेन्यू या कॉन्ट्रा इनकम अकाउंट से मुराद वो अकाउंट्स जो आपकी आमदनी को कम करते हैं। तो आमदनी को कम करने वाले अकाउंट कौन से हो सकते हैं? तो उसमें पहला अकाउंट जो हम पढ़ रहे हैं ये है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। सेल्स रिटर्न अलाउंस का मतलब है कि आपने कोई बेचा हुआ माल था और वो खराब था, तो बेचे हुए खराब माल को अगर सामने वाली पार्टी ने वापस किया तो उसको सेल्स रिटर्न अलाउंस कहते हैं। इसमें याद रखिएगा कि माल का खराब होना एक शर्त है सेल्स के रिटर्न होने के लिए। उसके बाद सेल्स डिस्काउंट से मुराद है पैसा वसूल करते हुए जो पैसा आपने कम वसूल किया उसको सेल्स डिस्काउंट कहते हैं। जैसे फर्ज करें आपने किसी पार्टी को 17,500 रुपए का माल बेचा था, वहां से जब आपके पास चेक आया तो वो पूरे 17,000 का आया, 500 रुपए का उन्होंने आपसे डिस्काउंट मांगा। अब डिस्काउंट आपके ऊपर होता है, चाहे तो दें चाहे तो ना दें, लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए हम उनको डिस्काउंट्स देते हैं ताकि अगली मर्तबा वो हमसे माल खरीदें। तो अगर आपने उनको डिस्काउंट दिया है तो इसने क्या किया, 17,500 की आमदनी को 17,000 कर दिया, तो इसने आमदनी को कम किया, इसलिए इसको कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये था हमारा अकाउंट नंबर 4 रेवेन्यूज। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट अकाउंट की तरफ जो कि अकाउंट नंबर 5 अकाउंटिंग का आखिरी अकाउंट है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कारोबार के इखराजात यानी कारोबार के खर्चे। तो खर्चों की लिस्ट बड़ी आसान भी है, थोड़ा सा जल्दी इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला परचेजेस का मतलब मर्चेंडाइज का खरीदना। मर्चेंडाइज हमने पढ़ा था, वो माल जो हम इसलिए खरीदते हैं कि उसे बेचा जाएगा। जब उस माल को खरीदते हैं तो उसे परचेजेस नाम के अलग से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। परचेजेस के बाद ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का मतलब होता है कि माल जहां से खरीदा वहां से कारोबार तक लाने के लिए अगर आपने ट्रक, सुजुकी, किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया तो उस पे आने वाला खर्चा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिलीवरी एक्सपेंस का मतलब होता है अगर आप अपने कस्टमर तक माल को पहुंचाते हैं तो आपके कारोबार से उसके घर तक, उसके ऑफिस तक, उसके किसी भी मकाम तक पहुंचाने का जो खर्चा है उसको डिलीवरी एक्सपेंस कहा जाता है। डिलीवरी एक्सपेंस के बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। इसका मतलब कारोबार की प्रोडक्ट को मशहूर करने के लिए टीवी पर ऐड देना या इंटरनेट पर एडवर्टाइजमेंट करना, उसको हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कहते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के बाद रेंट एक्सपेंस। अगर आपने कारोबार की कोई भी जगह किराए पर ली थी तो उसका किराया अदा किया तो ये आपके रेंट का खर्चा हुआ। सैलरीज एक्सपेंस, इसका मतलब होता है ऑफिस के स्टाफ को सैलरीज देना, तनख्वाह देना। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, इससे मतलब होता है कि चाय, कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स और इस तरह की चीजों को
अपने ऑफिस में ऑफर करना या अपने कस्टमर्स को ऑफर करना। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसका मतलब होता है सूद के अदा करने का खर्चा। गवर्नमेंट टैक्सेस का मतलब होता है गवर्नमेंट को टैक्स अदा करने का खर्चा। इंश्योरेंस एक्सपेंस, अपने नुकसान की हिफाजत के लिए कोई इंश्योरेंस करवा लेना। जैसे आपकी मशीन पर आग ना लग जाए तो आपने उसका फायर इंश्योरेंस करवा लिया। आपका माल रास्ते से जा रहा था तो माल का ट्रांजिट इंश्योरेंस करवा लिया, रास्ते की इंश्योरेंस करवा ली। यूटिलिटीज एक्सपेंस, इसका मतलब होता है बिजली, गैस, टेलीफोन, वाटर एंड सीवरेज, इन तमाम के बिलों की अदायगी करना। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का मतलब होता है आपने अपने ऑफिस के स्टाफ में से किसी को कारोबार के काम से दूसरे शहर किसी और जगह पर टूर पर भेजा, तो उस खर्चे को ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहा जाता है। कन्वेंस एक्सपेंस भी लोगों के आने जाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आने जाने का खर्चा। लीगल एक्सपेंसेस, इससे मुराद होता है कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना या कोई लीगल फीस वगैरह अदा करना। इसके बाद स्टार्ट करते हैं लिस्ट कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट। कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जिनसे हमारे एक्सपेंस का अकाउंट कम हो जाता है, और रेवेन्यू की तरह इसमें भी दो ही अकाउंट आते हैं। एक आता है परचेज रिटर्न अलाउंस। परचेज रिटर्न अलाउंस से मुराद है खरीदे हुए नाकिस और खराब माल को हम किसी को अगर वापस करते हैं तो उसे परचेज रिटर्न अलाउंस के अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा परचेज डिस्काउंट, हमने किसी से माल खरीदा और फाइनल पेमेंट करने के लिए गए तो अदा करते हुए कुछ रकम हमने कम अदा की, तो पैसा अदा करते हुए अगर कोई रकम हम कम अदा करें तो उसको हम परचेज डिस्काउंट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पांचों अकाउंटिंग के अकाउंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और इनको आपने किसी एक जगह पे नोट भी जरूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली भी अकाउंटिंग और बाकी सब्जेक्ट्स पर होने वाली वीडियोस के ट्यूटोरियल्स आप अच्छे तरीके से देख सकें और सुकून से घर पे बैठकर अपनी एजुकेशन को प्रोग्रेस कर सकें।